मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम पी ब्लॉक तत्व जितने भी हैं, इनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2023 की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आशा है कि इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो चुके थे, लेकिन कुछ तबीयत ठीक न होने के कारण पुनः जो है हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता लिखो। पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता कैसी रहेगी? इसकी ऐसी रहेगी, मतलब नाइट्रोजन, इसको हमने जो है अवरोही क्रम में मैंने लिखा है। तो NPAS, SB और BI ये हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता है। तो इस क्रम को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। N2 के त्रिक हैलाइड में सबसे दुर्बल क्षार कौन है? N2 के त्रिक हैलाइड, नाइट्रोजन के जो त्रिक हैलाइड है वो ये बनेंगे। एक तो बनेगा NF3, एक तो NCl3, और एक तो NBr3, और एक तो Ni3। तो इसमें सबसे दुर्बल जो क्षार है वो है तुम्हारा NF3। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कोहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त गैस कौन होती है? मतलब ऐसी लैंप पे जो कोहरे में भी जो है उनकी रोशनी दिखाई पड़ती है, तो उसका आंसर हो जाएगा, इसमें एक अक्रिय गैस भरी होती है जिसका नाम है नियान, Na। अगला प्रश्न है, हीलियम का प्रमुख स्रोत है। हीलियम का प्रमुख स्रोत है। तो हीलियम का प्रमुख स्रोत कौन है? मोनाजाइट सैंड। ये एक प्रकार की बालू है, धूल है, जिसको मोनाजाइट सैंड कहते हैं। ये हीलियम का मुख्य स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर जो सबसे अधिक है, तो ये बात कही गई है अक्रिय गैसों को लेकर, कि अक्रिय गैस ऐसी कौन है जो सबसे अधिक वायुमंडल के अंदर पाई जाती है? तो उसका जो है नाम है आर्गन। आर्गन वो ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। ये अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, एफ की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, फ्लोरीन 7वें वर्ग का सदस्य है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। सभी लोग समझते हो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सल्फाइड तनु HNO3 में अविलेय है? एक सल्फाइड का नाम लिख देना है जो HNO3 में अविलेय है। तो यहाँ पर HGS है जो अविलेय है। अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्या है? H2S निर्माण में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? मतलब H2S का निर्माण किस अभिकर्मक की सहायता से होता है? तो आयरन सल्फाइड तथा डाइल्यूट H2SO4 की जब क्रिया होती है तो H2S प्राप्त होती है। आते हैं फिर से प्रश्न की तरफ। संपर्क विधि में H2SO4 के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक पदार्थ कौन सा है? संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 को जो है निर्मित जब किया जाता है तो एक प्रोसेस है संपर्क विधि। तो संपर्क विधि में जो है
H2SO4 का निर्माण जब किया जाता है तो कौन सा उत्प्रेरक लगता है? तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन क्या है? यहाँ पर ओजोन के वो भौतिक गुण के बारे में पूछ रहा है। ओजोन कैसा पदार्थ होता है या कैसी गैस है कह लीजिए। यह एक आक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में काम करती है। ओजोन जो है एक अच्छी आक्सीकारक भी है और ओजोन एक कह सकते हैं अच्छी अपचायक भी है। तो दोनों प्रकार से इसका स्वभाव होता है। अगली बात कर लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन गैस निकलती है? जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? N2। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हम लोग लिखेंगे N2 गैस निकलती है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है फास्फोरस PF5 बनाता है। ये प्रश्न कुछ अलग किस्म का दिया गया। असलियत में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करेंगे क्योंकि ये PCl3 करके आपने पढ़ रखा होगा। तो कोई बात नहीं है। PCl3 और ये जो है PCl5 प्रकार के जो है यौगिक जो है फास्फोरस बनाती है। इन दोनों प्रकार के यौगिक फास्फोरस बनाती है। लेकिन कहता है फिर नाइट्रोजन का जो हैलाइड है वो F5 प्रकार का यौगिक नहीं बनाता है, मतलब NF3 ही बनता है। ये बोलते हैं कि जो फास्फोरस है वो PF5 प्रकार के जो है यौगिक का निर्माण कर लेती है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है ये जो है NF5 प्रकार के जो है यौगिक का निर्माण नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए भाई, ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो फास्फोरस है इसके अंदर जो है D कक्षक पाया जाता है। हम जब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के अंदर जो है D कक्षक होता है। भाई क्यों होता है? फास्फोरस 15। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 2, 8 और 5, 2, 8, 10, 5, 15 ऐसे टूट जाएगा। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा जाकर 3s2 और 3p3। लेकिन 3d भी तो इसके पास एक कक्षा होगी। भाई एक कक्षक इसके पास 3d भी तो होगा और 3d जो है इस समय बिल्कुल फ्री है। तो ऐसा होता है जब एक्साइटेड स्टेज आती है फास्फोरस में, उत्तेजित अवस्था जब फास्फोरस में आती है तो फास्फोरस क्या करती है? तो फास्फोरस की जो ये D कक्षा है ये काम करती है। ये आ गई S और ये आ गई P और ये आ गई D। S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक। सामान्य स्थिति में जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक। ये जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सामान्य स्थिति में। मेरा पेन कहाँ गया? लेकिन जब एक्साइटेड स्टेज आएगी तो क्या होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन S का D वाली कक्षा में जंप कर जाएगा। अब इसके पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 आ जाते हैं तो फ्लोरीन यहीं से जुड़ जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर जो है 5 फ्लोरीन बॉन्डिंग कर लेते हैं और जो है ये PF5 प्रकार का यौगिक बनाने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब ये तत्पर रहता है कि इस प्रकार का वो यौगिक बना ले। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। लेकिन जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और इस 5 के अंदर जो है ये टूटेगा तो ये तो हो गया इसकी 1s और फिर हो गया 2s और फिर 2p। यहाँ पर इसकी जो है कक्षक बनेंगे 2p। तो अब नाइट्रोजन के पास और इसके बाद चालू होगा यहाँ पर 3s कक्षक चालू होगा। तो नाइट्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएंगे। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर तो 2 और 2 4 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ये एक इधर एक इधर एक इधर। तो सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ भाई करेगा, इसके पास तो जुगाड़ है नहीं डी वाली कक्षा का कोई। तो जो है यहाँ पर एक F और एक F और एक F आकर बॉन्डिंग करता है, युग्मित होता है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। इस तरीके से ये NF3 प्रकार का ही जो है यौगिक बनाती हैं, ना कि NF5 प्रकार का यौगिक। बात समझ में आई? तो इसका एक अच्छा उत्तर हो जाएगा, ये बात तुमको मैंने पूरी तरीके से समझा दी है। जहाँ पर जो है जब इसका संकरण होता है तो इस प्रकार से जो है अवस्थाएं बनती हैं। क्योंकि अब इसका शार्टली उत्तर हम समझेंगे कि P मतलब फास्फोरस के पास D कक्षा होती है, और जब फास्फोरस के पास D कक्षा होती है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर D वाली कक्षा में चला जाता है और यहाँ पर PF5 प्रकार का यौगिक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इसके पास D कक्षा 2 में जो है D कक्षा तो होगी नहीं, और जब D कक्षा नहीं होती है तो ये NH3 प्रकार के ही यौगिक बनाते हैं, 5 प्रकार के यौगिक नहीं बनाते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। N2 से यहाँ पर जो प्रश्न है अगला अपना देखते हैं। N2 से अमोनिया कैसे बनाओगे? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाई जाती है, ये प्रश्न तुम्हारा। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए भैया सभी बच्चों ने पढ़ा है हैबर विधि से अमोनिया बनाने का प्रक्रम, और वही तुमको लिख देना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में लिखना है आपको N2 और प्लस 3H2। ये सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा और उसने आपसे पूछ लिया है, सिर्फ जो है बहुत हल्का प्रश्न पूछ लिया है किस प्रकार बनाओगे, तो आपने इसको पढ़ा होगा बड़े आराम से। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर Fe उत्प्रेरक लगाया जाता है, एक मोलिब्डेनम लगाया जाता है, ये Fe को एक्साइटेड करता है। और ये Fe को एक्साइटेड करता मतलब हमने ये कहा है कि ये जो है वर्धक है, ये वर्धक है, ठीक है। और यहाँ पर उत्प्रेरक जो है मेनली Fe है, तो Fe जो है उत्प्रेरक है और उस उत्प्रेरक की दर को बढ़ाने के लिए एमओ का इस्तेमाल किया जाता है, मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है।
और इस पर जो है 450 से 560 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है। और इसके बाद जो है 2 भाग NH3 प्राप्त हो जाती है और प्लस यहाँ पर कुछ ऊर्जा निकलती है 22,000 कैलोरी। 22,000 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो आपको केवल यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना था 13वें वाले प्रश्न में कि किस प्रकार इसको बनाओगे। आते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है अगला, अगला है H2SO4 में जल तनु विलयन बनाने में नहीं मिलाते हैं, क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि जब H2SO4 का जो है H2SO4 को तनु किया जाता है तो उसमें जल नहीं मिलाया जाता। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम जो है जल नहीं मिलाते हैं? बताओ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है तो। और भैया तनु करोगे तो मिलाओगे तो जल, और क्या मिलाओगे? लेकिन इसके कहने का ढंग समझिए, प्रश्न जो कहता है उसका ढंग समझिए। मिलाओगे और क्या भाई? जब इसको तनु करोगे तो मिलाना तो हमको जल ही है, और जब जल मिलाना है तो वही पूछ रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं H2SO4 में जल तनु विलयन बनाने में नहीं मिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये तुमको प्रश्न लगेगा कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं? लेकिन भाई गड़बड़ नहीं है प्रश्न। हाँ, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। असलियत में ये बोलता है कि जब H2SO4 एक बीकर में लिया गया और इसमें भर दिया गया तुम्हारा H2SO4, तो कहते हैं कि जब इसको हम तनु करेंगे और जब तनु कर देंगे तो इसमें डायरेक्टली हम क्या नहीं डालेंगे? यहाँ पर जल नहीं डालेंगे। हाँ, प्रोसेस ऐसा होता है कि इसके ये है जल और ये है H2SO4, तो अब इसको तनु किया जा रहा है, तो ये काम नहीं होता भाई। हाँ, असलियत में होता ये है कि एक जो है यहाँ पर मैंने बीकर बना लिया और यहाँ पर जो है हमने क्या कर लिया? पहले जल भर लिया और जल में बूंद बूंद की सहायता से ऊपर H2SO4 मिलाया जाता है। ये जल भर है। इसको अलग अलग इसके लिए बताया है कि ये बात आसानी से समझ जाए। तो क्या है कि असलियत में होता क्या है? H2SO4 को जल में घोलने से ऊष्मा का क्षेपण होता है, मतलब ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा निकलती है। अब जब इसमें जल मतलब सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ये अस्थाई हाइड्रेट बना लेता है। जान तो क्या होगा? ये जो जल जो है ये H2SO4 से क्रिया करके H2S मतलब ये यौगिक बना लेगा। और ये यौगिक कैसा है भाई? ये यौगिक जो है अस्थाई हाइड्रेट है। अब यहाँ पर x की जगह पर कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये परेशानी का विषय नहीं है। अतः ऐसा हम कह सकते हैं कि H2SO4 में जल नहीं डालना चाहिए। जब जल डालोगे तो वही दिक्कत हो जाएगी। ये हाइड्रेट बनाएगा जो अस्थाई होगा। तो हम क्या करते हैं? जल में H2SO4 धीरे धीरे डालते। उल्टा प्रक्रम मैंने बताया। होता क्या है? मतलब H2SO4 भरा, जल नहीं डाल दिया ना, गलत, ये रॉन्ग मेथड। हमको इसका रिजल्ट ये आएगा।
अगर ऐसा किया तो इसका रिजल्ट ये आएगा, और ये तो हमको करना नहीं है, अस्थाई बनाना नहीं है। तो हमने पहले लिया जल जितना मिलाना है, और इसके बाद जितना मिलाना है H2SO4 को ऊपर से धीरे धीरे जल में डाला। मतलब H2SO4 में जल नहीं डालना है, जल में H2SO4 डालना है। ये काम हमको धीरे धीरे करना है। तो ये शायद प्रश्न समझ में आ गई होगी। अब H2SO4 का प्रयोग NH3 माने अमोनिया गैस के शुष्कन में क्यों नहीं किया जाता है? ये भी बहुत, भाई एक चीज़ बताओ, H2SO4 एक अच्छा जो है शुष्कन पदार्थ है, मतलब जो है ये नमी को अच्छा जो है सोखता है कि नहीं? लेकिन जब अमोनिया बनानी होती है तब जो है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। असलियत में ऐसा होता क्यों है? जानते हो किस लिए होता है? एक रिएक्शन के द्वारा इस बात को आप सीख जाओगे। 14वां प्रश्न, ये तुम्हारा 14वां प्रश्न था। मतलब हमने यहाँ पर जो प्रश्न समझाया आपकी समझ में आएगा, लिख देते थोड़ा। मतलब ये बात कही गई है H2SO4 में पानी डालते हैं, पानी नहीं डालते, नहीं डालते, बल्कि पानी में H2SO4 डालकर तनु किया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हाइड्रेट बना लेगा, अस्थाई हाइड्रेट बना लेगा। ये तो होगा 14वां। अब 15 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अभी असलियत में होता यह है कि अमोनिया गैस का शुष्कन अगर जो H2SO4 से कर दिया जाए तो जानते हो क्या होगी? ये जो अमोनिया है ये 2 भाग NH3 ये तुरंत ही H2SO4 से क्रिया कर लेगी। समझ में बात आई? और जब ये क्रिया कर लेगी तो ये अमोनियम सल्फेट बना देगा। भाई इस बात को हमारी समझिए। ये क्या करेगा? तो ये बनाएगा NH4 का होल OH, और फिर ये बना लेगा SO4। तो कहाँ आए थे हरभजन को टन लगे कपास, अमोनियम सल्फेट बन गया। भाई तो गड़बड़ हो गया है नहीं? और हम तो इसका शुष्कन करने चले थे, वो नहीं संभव हो सका। तो ये बात समझ में आ रही होगी है नहीं? ये रिएक्शन लिख देंगे और इसमें हमको अंक मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। HF द्रव है और HCl गैस। कह रहा है ऐसा काहे है भाई? HF द्रव है जबकि हाइड्रोजन का हाइलाइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं जबकि कह सकते हैं हाइड्रोजन के जो अन्य हाइलाइड हैं ये जो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। देखते हैं भैया कैसे। आप जानते हैं कि 16 लिखे, आवर्त सारणी के अंदर जो प्रथम सदस्य हैं, जितने भी आवर्त सारणी में वर्ग के में जो पहले सदस्य हैं, पहले नंबर के सदस्य हैं, ये अपने परिवार से कुछ असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब हैलोजन की बात माने, जब हैलोजन का पहला सदस्य फ्लोरीन है कि नहीं है? फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये वर्ग 17 का ये फ्लोरीन पहला सदस्य है। अब जब पहला सदस्य है तो इसके असंगत व्यवहार हैं, असंगत इसके व्यवहार रहेंगे।
और असंगत व्यवहार कैसे रहेंगे भाई, उसका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होगा और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होगी। बात समझ में आई। दो कंडीशन यहाँ पर हैं, एक तो फ्लोरीन का आकार, आकार जो कैसा होगा, छोटा, फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, नंबर एक तो कंडीशन हो गई। और नंबर दो हो गई कि इसकी वैद्युत ऋणात्मकता कह सकते या विद्युत कह सकते हो, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, उच्च होगी। दो कंडीशन याद रखनी है, एक तो फ्लोरीन का आकार छोटा, दूसरी इसकी वैद्युत ऋणात्मकता उच्च। अगर ऐसी बात है तो ये जो है एक विशाल अणु बन जाता है। समझ में बात आई। तो अगर इस कंडीशन में जब यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्रिया करके एक जो है कह सकते हैं बहुत बृहत विशाल अणु बनता है, विशाल अणु, विशाल अणु बनता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक विशाल अणु बना लेता है। अब जब विशाल अणु बना लेता है तो अणुभार, भैया जब नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने, विशाल अणु बनाता है तो अणुभार बढ़ जाएगा, अणुभार बढ़ जाएगा। तो जब अणुभार बढ़ जाता है तो ये द्रव हो जाता है, ये द्रव हो जाएगा। कहने का मतलब है अब जो है HF तो द्रव हो गया, लेकिन अब आते हैं हम Cl की बात कर लेते, जैसे HCl, जैसे HBr, ये हैं। तो ये तो सेकंड और थर्ड सदस्य हैं। HI भी ले लो, क्या बिरादरी से हटे नहीं है भाई, HI भी कह सकते हैं, HI भी है। हाइड्रोजन आबंध ये बनाते नहीं हैं भाई, ये जान तो क्या करेगा एक इसमें। अच्छा, ये विशाल अणु कैसे बनाएगा, ये HF मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके अंदर हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्लोरीन है, हाइड्रोजन आबंध नहीं बना, ब्रोमीन हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाएगा, आयोडीन हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाएगा। तो जब हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएंगे तो ये विशाल कहाँ हो पाएंगे, तो जब विशाल नहीं हो पाएंगे तो ये उड़ जाएंगे, और जब उड़ जाएंगे तो कौन बन जाएगा, गैस बन जाएंगे। ये बात समझ में आई। तो इसलिए HCl कह लो, चाहे HI कह लो, चाहे HF कह लो, या हैलोजन के अन्य ये सारे जो हैं कैसे हैं, गैस हैं। और HF जो है ये द्रव होता है। आते हैं अगले प्रश्न की बात, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखो, कह रहे हैं दो रिएक्शन दी गई हैं, कह रहे हैं इनको पूरी करो। यहाँ पर आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो है 17 में, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है रिएक्शन को पूरी करो। रिएक्शन को लो पूरी कर देते हैं, यहीं पर क्या दिक्कत है। यहाँ पर रिएक्शन जब पूरी करनी है तो क्या कहता है, NaOH की अभिक्रिया हमको कैसे करानी है, NaOH की अभिक्रिया Br2 से करानी है। तो Br2 से काहे से कराएंगे भाई, करा देते हैं। इसके लिए माध्यम हम रखेंगे ठंडा, है कि नहीं, मतलब ये क्रिया जो है ठंडे माध्यम के द्वारा होगी। और जब ठंडा माध्यम रखेंगे तो ये ले लेंगे हम 2 भाग, और 2 भाग जब रख देंगे तो एक Na और एक Br मिल जाएगा, आपस में भी क्रिया कर लेगा, तो ये बना देगा NaBr। एक तो ये बात हो गई। अब एक Na बचा, Br बचा, OH बचा, अभी तो बहुत कुछ बचना। 2 OH अभी तो बच रहे हैं, तो एक बनाएगा एक Na और
Br लिखते हैं, BrOO, एक तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन आ गया, H2O बच गया, तो एक बचेगा H2O। ये रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, पहली वाली क्रिया। अब XCF6 की क्रिया H2SO4 से करानी है। तो यार भाई ये तो बड़ी आसान रिएक्शन हो जाएगी, इसमें कोई कठिन ही नहीं है भाई। तो बैलेंस ही खाली कर लेते बस। ये जो है क्रिया यौगिक है बहुत ही आसान है। 2F जो है 2H से क्रिया करके 2HF का निर्माण कर लेंगे प्लस। अब इसकी जगह पर क्या होगा, XeOF4 ये बन जाएंगे और ये अभिक्रिया तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन आपकी हो जाती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन को ऑक्सीकारक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? हैलोजनों को ऑक्सीकारक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? ये कारण तुमको देना है भाई। भाई ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है हैलोजन, तो आप समझते हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हैलोजन जितने भी होते हैं, एक इनके अंदर खास गुण पाया जाता है। हैलोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, समझ में बात आई। हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो भाई ऑक्सीकारक पदार्थ तो ऐसे ही होते हैं, तो इसको ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत सस्ते प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कतई कभी ना कभी ये पूछे गए। आते हैं हम प्रश्न की बात करते हैं, अगले 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। ClF3 बनाने की विधि बताओ। ClF3 बनाने की विधि बताओ। भाई ये तो बड़ा आसान है। ये जो है अंतराणुक है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। इस बात को हम भाई क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। और क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की क्रिया जो है एक निकेल नलिका में, ये कैसे की जाती है बताते हैं। निकेल नलिका के अंदर हम जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखते हैं, उच्च ताप पर भाई, है नहीं, 300 सेंटीग्रेड ताप पर, और दाब भी उच्च होना चाहिए, तथा उच्च दाब पर कैसे बनाएंगे, एच जो है निकेल नलिका लेंगे, और निकेल नलिका के अंदर जो हम ताप रखेंगे वो कितना होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब भी इसका उच्च होगा, और इसमें क्लोरीन को फ्लोरीन की अधिकता में, मतलब क्लोरीन को फ्लोरीन की आधिक्य के साथ इसमें गर्म कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बननी है तुम्हें। या पर क्लोरीन को फ्लोरीन की अधिकता में क्या करते हैं, गर्म करके, बहुत आसान है, गर्म करके बनाया जाता है। अब इसकी रिएक्शन भी हम लिख देंगे। अरे ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिएक्शन लिख देंगे, बहुत आसान सी रिएक्शन हो जाएगी इसकी। Cl2 लिया, और भैया अब फ्लोरीन थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे ना, तो 3F2 ले लिया। अब इसको आपस में क्रिया करा देंगे। बनना क्या है, ClF3 बनना है। तो यहाँ पर 2 भाग Cl और F3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 भाग फ्लोरीन हो गई और 2 भाग Cl हो।
आसानी से बन जाएगा, कोई ऐसी विषम परिस्थिति नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, प्रश्न देखो क्या कह रहा है भाई। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट तथा तारपीन तेल से HCl गैस कैसे बनाई जाती है। दो प्रश्न यहाँ पर हैं, एक साथ दिए गए हैं। तो फेरस सल्फेट का चलो सूत्र लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 20 है। 20 में फेरस सल्फेट FeS4 ये लिख लिया है नहीं। अब इससे जो है हमको क्या बनाना है, फेरिक सल्फेट बनाना है। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसकी क्रिया हम काहे से साथ करवा दें, इसकी क्रिया हम करा देते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ क्रिया करा देते हैं, और H2SO4 के साथ क्रिया कराने से नहीं होगा, इसके साथ जो है हम क्लोरीन गैस भी मिलाएंगे। अब इसकी क्रिया करानी है। यहाँ पर ये दो भाग लीजिए, H2SO4 FeSO4 जो है दो भाग लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्यारे बच्चों फिर से लौटते हैं। रिएक्शन को देखते हैं पुनः। जो है क्या था, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट कैसे बनाया जाता है। फेरस सल्फेट से फेरिक जो है सल्फेट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर FeSO4 की अभिक्रिया Cl2 की जगह पर O2 कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। असलियत में जो है ये लवणों का ऑक्सीडेशन है। और अगर इस रिएक्शन को देखते हैं तो अभिक्रिया को देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन की अभिक्रिया है, और ये क्या करती हैं, अम्लीय माध्यम में असलियत में फेरस जो सल्फेट है को ये फेरिक सल्फेट में बदलने का प्रयास कर देती है। ऑक्सीजन जो होती है ये क्या काम करती है कि जो फेरस सल्फेट है इसको ये फेरिक सल्फेट में बदलने का प्रयास करती है। तो यहाँ जो है हम लोग देखेंगे, रिएक्शन करेंगे, फेरिक सल्फेट बनना है तो ये बन जाएगा तुम्हारा Fe2SO4 का थ्राइज बन जाएगा। फेरिक का Fe2SO4 होल थ्राइज बन जाएगा। बात है इसको बैलेंस करने के लिए इधर बढ़ा लो, 4 कर लो, तब तो ये बैलेंस हो पाएगा। जहाँ से लिख लेते हैं तो 4 FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O2 की अभिक्रिया कर लो Fe2 और SO4 होल थ्राइज, ये बनकर तैयार हो गए। और ये कितने भाग बन जाएगा, ये 4 भाग यहाँ पर है तो 2 भाग यहाँ पर कर लो, 2 दूनी 4 भाग हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 भाग ये हो गए। और जो है तीन दूनी 6, यहाँ पर भी 2 कर लो तो आसान हो जाएगा ये। तो ये 4 2 6, देखिए SO4 और SO4 4 2 6, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है। अब रिएक्शन चल रही है,
अच्छी है। तो क्या होगा कि Fe2SO4 बन गया और प्लस इधर क्या बचा तुम्हारा, प्लस इधर तुम्हारा बच रहा है H2O, पूरा पूरा H2O बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे 2H2O और रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन की जो है लवणों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन कर देती है, लवणों का ऑक्सीकरण, लवणों का ऑक्सीकरण कर देती है। तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन कर लेते हैं इसी के दूसरे पार्ट में। तारपीन के तेल से HCl गैस कैसे बनाई जाती है भाई, तारपीन के तेल से HCl गैस का बनना हम लोग देखेंगे कैसे बनती है। अब तारपीन के तेल का सूत्र भाई क्या होता है बताइए भाई आप लोग, तारपीन के तेल का सूत्र क्या होगा बताया था, लेकिन जो है इस बात को तुम लोग फिर से भूले हो। लिखते हैं C10, तारपीन के तेल का अगर जो सूत्र लिखना है तो C10 और H16 ये होता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, ये तारपीन का तेल हो गया। अब इससे बनाना है तुमको क्या, इससे बनाना है HCl गैस, मतलब इसकी अभिक्रिया जो है हम करा देंगे Cl2 से, है कि नहीं। अगर इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराई गई और दूनी 16 तो HCl मिल जाएगा तुम्हें। बहुत आसान है। यहाँ पर जो है 16H है तो यहाँ पर क्या कर लें 8 भाग लिख लें, 8 दूनी 16। तो H और Cl ये आपस में क्रिया कर लेंगे तो ये बना देंगे कितने 16HCl। ये तो बन गई तुम्हारी गैस, बन गई बड़ी आसानी से। और कार्बन अलग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 भाग तुम्हारा कार्बन और वो भी सॉलिड स्टेज में तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तुम्हारी रही और आसानी से इस रिएक्शन को आप याद कर लेंगे, कोई कठिन रिएक्शन है नहीं हमारी समझ से। खांसी होने के कारण थोड़ा असुविधा हो रही है। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, अगला प्रश्न आ गया तुम्हारा कि जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, आखिर क्यों होता है भाई यार। इलेक्ट्रॉन बंधुता अक्रिय गैस की क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 है, 21। तो जब अक्रिय गैस है इसका मतलब क्या है, इनका वाह है जो संरचना होगी इनकी, है कि नहीं है, कह सकते हैं इनका बाह्य कोश। तो ये कह सकते बाह्य कोश पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। जब बाह्य कोश इनका पूर्ण होगा अक्रिय गैसों का, जब बाह्य कोश पूर्ण होगा तो ना तो इनसे किसी से लेना है और ना किसी से देना है, और जब ना लेना है और ना देना है तो इसकी क्या है विद्युत सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है शून्य हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि इसके बाह्य कोश जो है पूरी तरीके से भरे होते हैं। अब हम बेटे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में हम फिर से देखते हैं। अभी ये प्रश्न जो है आपको मैंने बताया था, और ये प्रश्न असलियत कई तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न की तरफ फिर से हम ध्यान देंगे। ये कहते हैं हीलियम का प्रमुख स्रोत कौन है, और अभी हमने इसके पहले बताया है आपको कि हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनोजॉइड सैंड,
मोनोजॉइड सेंड होती है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ विचार नहीं करना है। इसका स्रोत पूछ रहा था क्या है, तो सब लोगों को ये पता हो गया स्रोत क्या है। उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्यों आखिर उच्च होते हैं। अभी आप सभी लोग जानते थे, इसके पहले ऐसे ही क्वेश्चन आया था, जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होंगी तो क्या होगा कि इनका जो बाह्य कोश है बाह्य कोश जो है इनका बाह्य कोश पूर्ण होगा, है कि नहीं। उत्कृष्ट गैसें हैं जिनका बाह्य कोश पूर्ण होगा। पूर्ण का कहने का मतलब मेरा है संतृप्त होगा। इनका बाह्य कोश जो है कैसा होगा, संतृप्त होगा। और जब संतृप्त है तो इनके बाह्य कोश की एक और खास विशेषता हो गया कि ये स्थायी होगा, है कि नहीं। संतृप्त है तो स्थायी होगा, और जब स्थायी होगा तो इनसे इलेक्ट्रॉन पृथक होना मुश्किल है नहीं। इलेक्ट्रॉन पृथक होना मुश्किल है। इनका बाह्य कोश जब पूर्ण होगा, जब बाह्य कोश पूर्ण हो जाएगा तो ये कैसी हो जाएंगी, स्थायी हो जाएंगी। और जब ये स्थायी हो जाएंगी तो इनका इलेक्ट्रॉन जो है इनसे निकलना भाई ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल काम हो जाएगा, है कि नहीं है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर ज़बरदस्ती की जाए तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा लगेगी, है कि नहीं। ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा लगती है भाई। थोड़ी सी ऊष्मा में तो काम नहीं चलने वाला है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा लगेगी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उनका तो क्योंकि बाह्य कोश उनका पूर्ण ही है, तो जब ज़्यादा लगेगी ऊष्मा या ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो निश्चित बात है इनका आयनन विभव कैसा होगा, उच्च होगा। आयनन विभव कैसा होगा, उच्च होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 25 XeF4, दूसरा क्या दिया गया XeF6, ये दोनों को बनाने की विधि बताओ। चलो भाई ये बात देख लेते हैं कैसे बनती है। XeF4 और XeF6 बनाने की विधि यहाँ पर हम लोगों को बतानी है किस प्रकार से बनती है। देखते हैं भैया, सबसे पहले इसको बनाने की विधि देखेंगे। Xe कैसी अवस्था में, इसकी हम क्रिया करा लेंगे 2 भाग F2 से। तो जब 2 भाग F2 से क्रिया कराएंगे, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन यहाँ लागू हैं। कैसे हैं, इसके लिए टेम्परेचर 873 केल्विन होना चाहिए, और ये काम कहाँ पर होगा, निकिल की नली जो रहेगी वो निकिल की रहेगी इसके अंदर, और 7 वायुमंडलीय यहाँ पर दाब लगेगा। तो क्या बन जाएगा, XeF4 का निर्माण हो जाएगा। तो बहुत आसान रिएक्शन थी, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जेनान और जो है फ्लोरीन का जो मिश्रण होगा वो 1:5 रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ तो 1:4 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1:5 का मिश्रण होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ये भी कंडीशन है। अब दूसरी बात है XeF6 बनाने की क्रिया कैसे करेंगे, तो जान तो क्या करेंगे, अब जेनान ले लेंगे हम गैसीय अवस्था में और प्लस इसकी क्रिया कर लेंगे 3F2 से।
ठीक है, 3F2 से। अब सोच रहे होंगे इतनी सस्ती रिएक्शन क्यों तुमको एग्जामिनर ने जो है पेपर में दे दिया गया। भाई यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशन तुमसे पूछ रहा है, बस मेनली ऐसा कह लीजिए। तो 573 केल्विन ये रहेगा टेम्परेचर यहाँ पर, और जो इसका दाब रहेगा वो करीब 70 वायुमंडलीय रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तब जो है जेनान हेक्साफ्लोराइड बन पाएगी, तो बन जाएगा JXEF6 जेनान हेक्सा फ्लोराइड। ये क्या थी, ये थी जेनान टेट्रा फ्लोराइड। तो अब इसमें ध्यान रखना कि 1:20 का मिश्रण होना चाहिए। इस मिश्रण को अगर जो है हम नली में प्रवाहित करेंगे तो रिएक्शन बन जाएंगी, मतलब हमको हेक्सा और टेट्रा मिल जाएंगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन अगला है कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार क्या है। ये तो मैंने अभी बताया आपको कि जितने भी तत्व हैं तो वो अपने परिवार से कुछ जो है असंगत व्यवहार करते हैं। ऑक्सीजन परिवार का असंगत व्यवहार, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन परिवार से असंगत व्यवहार क्यों रहता है, इसके निम्न कारण है। सबसे पहला कारण है कि उसका आकार छोटा होना, सबसे बड़ा कारण है कि आकार छोटा होना। आकार छोटा, किसका आकार, ऑक्सीजन का। सबसे पहला कारण प्रमुख हो जाएगा कि इसका आकार छोटा होना। दूसरा कारण हो जाएगा, जब आकार छोटा हो जाएगा तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता आ जाएगी, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। अधिक विद्युत ऋणात्मकता, चूंकि हम बहुत उन टॉपिक पर इस समय बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा की तैयारियां हैं, तो इस प्रकार जो है हम अपने वो सब पढ़ाया जा चुका है आपको। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चनों के जो है आंसर को देखेंगे और उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए जो है अब विद्युत ऋणात्मकता आप सभी लोग समझते हैं, आकार छोटा समझते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हो जाएगी, सबसे जो बहुत अहम बात है वो डी कक्षक जो है, डी कक्षक की अनुपस्थिति। डी कक्षक की अनुपस्थिति, जब डी कक्षा नहीं होगी तो वो जो है असंगत व्यवहार करेगा। ये तो भाई क्लियर है, हैं? जब उसमें कुछ चीज़ें होंगी नहीं तो असंगत व्यवहार करेगा। और असंगत व्यवहार कैसा कैसा करेगा, तो नंबर 1 हम देख लेते हैं कैसा। जैसे इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, इसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी। ऑक्सीजन, आप जानते हैं सभी लोग कि ऑक्सीजन गैस है, और जबकि इसके जो है अन्य सदस्य जितने भी इस परिवार के हैं वो कैसे हैं, अन्य सदस्य कैसे हैं, वो सॉलिड हैं, वो जो है ठोस अवस्था में होते हैं। ऑक्सीजन गैस रही और दूसरे सदस्य इसके कैसे रहे, ठोस रहे। नंबर 2 हम देखते हैं इसका परमाणुकता, इसकी परमाणुकता देख लेते हैं असंगत व्यवहार में। तो ऑक्सीजन जो है ये कैसा है भैया, ये जो है द्विपरमाणुक है नहीं, ऑक्सीजन जो है ये द्विपरमाणुक है। और जबकि इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, अन्य सदस्य जो हैं वो सभी कितने हैं, उनकी आणविकता जो है 8 होती है। तो जितने भी सदस्य हैं उनकी आणविकता कितनी होती है, आणविकता कितनी है, 8 होती है। तो ये तो द्वि परमाणुक है और इनकी आणविकता कितनी है, 8 है।
तो भैया अलग है, जैसे सल्फर S8 होता है। तो ये हो गया। नंबर तीसरी बात कर लेते हैं इनके लक्षण को। ऋण विद्युतीय लक्षण, या इसके अंदर देखते हैं कि ऋण विद्युतीय लक्षण भैया संगत व्यवहार है तो किस प्रकार से है, तो इनका ऋण विद्युतीय लक्षण हम देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन परमाणु अन्य जितने भी तत्व हैं उनसे अधिक ऋण विद्युतीय गुण रखता है। ऋण विद्युता का गुण, अगर हम फ्लोरीन की बात न करें तो फ्लोरीन को अगर हम दरकिनार कर दें तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ऋणी है, सबसे ऋणी है कि नहीं। मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर ऋण विद्युतीय गुण है। ऋण विद्युतीय गुण इसके अंदर पाया जाता है। तो ये बात समझ में आती है। अगली चौथी बात कर लेते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीकरण संख्या, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 होती है। अजीब ये ऑक्सीजन रखता है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या हम देखते हैं इसकी, तो सामान्य रूप से अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम देखें तो इसकी -2 होती है। जो सामान्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन दिखाता है, यह सामान्य रूप सामान्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या एक दिन दिखाता है, ये -2 दिखाता है। एक जगह पर याद रखना इसको, एक जगह पर OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। काहे? क्योंकि फ्लोरीन इससे भी ज़्यादा खतरनाक निकला, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। लेकिन अगर पराक्साइड है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। ध्यान में रखना है, पराक्साइड है तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या -1 हो जाएगी। तथा एक और तुमको अच्छी बात बता देते हैं, जैसे KO2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उनकी ऑक्सीडेशन संख्या -2 +2 +4 +6 होती है। लेकिन ये जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं कि O3 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। सिद्ध करो कि O3 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। चलो आते हैं भाई, ये बात भी सिद्ध कर दी जाए, 27वें प्रश्न को भी देख लिया जाए। 27वें प्रश्न में देख लेते हैं कि वो कहते हैं कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ओजोन तो एक अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ है ही, साथ साथ में ये एक अच्छा जो है क्या है, अपचायक भी है। ऐसा प्रश्न एक आ चुका है। ये ऑक्सीकारक पदार्थ तो है ही,
साथ साथ में ये एक अच्छा अपचायक भी है। तो हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार से। ऑक्सीकारक कहा है उन्होंने, तो हम लोग इस बात को ऑक्सीकारक तक सीमित रखेंगे, या कहो तो आगे भी बताते हैं, कोई बात नहीं। अब ओजोन का अपघटन पर नवजात ऑक्सीजन मिलता है, ये सभी लोग जानते हैं। मतलब यह काम क्या करती है कि यह दूसरे जो है पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है। ओजोन कैसे? जैसे ओजोन है O3, और O3 जो है ये क्या करेगी, ये जो है इसका अपघटन जब हो जाएगा तो ये बनाएगी O2+O। ये नवजात ऑक्सीजन मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, उदाहरण देखते हैं हम। तो जब इसकी क्रिया PbS से हम करा देंगे, और यहाँ पर 4 भाग जो है हम ले लिए नवजात ऑक्सीजन, तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है बताओ भाई? इससे प्राप्त हो जाएगा PbSO4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? PbSO4। तो जब PbSO4 प्राप्त हो जाएगा तो यह ऑक्सीकारक का गुण है कि नहीं है? है कि नहीं है? दूसरा एक उदाहरण लिख लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एक सस्ता उदाहरण लिखते हैं। एक इसको भी लिख सकते हो, H2S के साथ जब ये ऑक्सीजन क्रिया करेगी, नवजात ऑक्सीजन जो है इसके साथ क्रिया करा दो, और जब इसके साथ क्रिया करा दोगे तो ये क्या करेगा, सल्फर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, है कि नहीं? तो ये बना लेगा H2O+S। ये बात भी हो जाएगी, H2O+S बना लेगा। तो इस तरीके से अच्छा ऑक्सीकारक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओजोन के अंदर ये ऑक्सीकारक गुण कहाँ से आता है, अगर ऐसा भी तो कोई प्रश्न आपसे कर सकता है, तो उस समय आप क्या बताएंगे कि इसमें उच्च मानक अपचयन विभव पाया जाता है। ये बात हम यहाँ पर कह देंगे कि इसमें उच्च मानक अपचयन विभव पाया जाता है, है कि नहीं? इसके कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। बताओ, ये बात समझ में सभी बच्चों को आ ही गई होगी, क्योंकि जो है ये बात सारी आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो अगर ये क्वेश्चन होता माई, ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर यही क्वेश्चन होता कि ये इसके अंदर जो है अपचायक का भी गुण पाया जाता है, तो अगर ये क्वेश्चन हो जाता तो आप क्या करते? तो हमारा मन करता है जब प्रश्न आया ही है तो इसकी दोनों समस्याओं को समझ लिया जाए तो बेहतर होगा। चलो देखते हैं दूसरी समस्या को। ये तो रही तो इसकी बात जो है ऑक्सीकारक की, है कि नहीं? तो चलो अब अपचायक की भी देख लेते हैं, और समस्या ये जो है ख़त्म हो जाएगी। इसका उदाहरण आ जाए, अपचायक जैसा ये कैसे व्यवहार करता है देखते हैं। जैसे H2O2 से जब ये क्रिया करती है ओजोन, तो जब H2O2 से क्रिया करती है तो ये काम क्या करती है बताओ भाई? काम ये करती है कि एक जो इससे नवजात ऑक्सीजन मिलता है वो H2 से क्रिया करके H2O का निर्माण कर देता है। ये तो बना लिया H2O, और इधर क्या 2 भाग O2 पाई जाती है। यहाँ पर 2 भाग पाई जाएगी, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड को, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसने क्या किया? जल में अपचयित कर दिया। अपचयित, इसने जल में इसको अपचयित कर दिया। तो ये अच्छे प्रकार का जो है अपचायक भी है। आते हैं, हम अगली बात करते हैं अब।
O3 की SnCl2 तथा Hg से क्रिया बताओ। ये बात देखते हैं। ये तो सब हमारा जो है पेज भरे जा रहे हैं, देख लेते हैं भाई। O3 की क्रिया यहीं से लिख देते हैं, इसी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा है कौन सा है? 28वां क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है? O3 की SnCl2 तथा Hg से क्रिया बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। O3 की अभिक्रिया तुमको करना है, मतलब ओजोन की अभिक्रिया SnCl2 से करानी है। तो भाई ये अगर स्पेशल रिएक्शन नहीं होती तो आपसे भाई परीक्षा में क्यों पूछी जाती? मतलब ये अभिक्रिया बिल्कुल स्पेशल है। आखिर ऐसा क्यों है? यह स्पेशल किस लिए है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं होती है। बात समझ में आई? तो इस अभिक्रिया को हम ध्यान से समझेंगे। SnCl2 मतलब स्टेनस क्लोराइड, याद रखना क्या है? SnCl2 मतलब स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड से बनेगा इसमें क्या? स्टैनिक क्लोराइड बनेगा यहाँ पर। तो इसकी अभिक्रिया हम HCl की उपस्थिति में ओजोन से कराने वाले हैं। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हारी रहेगी। अब अगर इस रिएक्शन को हम कराते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? 6 भाग क्या कर लेंगे हम? यहाँ पर HCl ले लेंगे और यहाँ पर हम 3 भाग क्या ले लेंगे? SnCl2 ले लेंगे और रिएक्शन बड़ी आसानी से अब हो जाएगी। तो ये बनाएगा, यहाँ पर Sn कितना है? यहाँ पर देख लेते, अगले पेन से लिख दें। यहाँ पर बन जाएगा 3 SnCl4 बन जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 Cl इधर आ गए, तो 3 चक्कू 12 हो गए। तो एक तो काम ये हो गया तुम्हारा। ये क्या था? ये था स्टेनस क्लोराइड और ये क्या है? ये है स्टैनिक क्लोराइड। बात समझ? यहाँ क्या उनसे अच्छा अभिक्रिया कौन सी हो रही है अभी तुमको समझाई है। यहाँ पर अभिक्रिया जो हो रही है वो ऑक्सीकृत ये कर रहा है, ये इसको ऑक्सीकृत कर रहा है। बात समझ में आई? तो और क्या बनने वाला है? अब यहाँ पर इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो कहाँ पर, यहाँ पर 6H और 3O2 गजब का कॉम्बिनेशन बन रहा भाई। यहाँ पर आराम से 3 भाग H2O बन जाएंगे। अब देखो पूरे पूरे ऑक्सीजन इसमें आराम से मिल रहे हैं। तो इसकी एक खास विशेषता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनती है और इसीलिए इस अभिक्रिया को आपसे पूछा गया है। अब दूसरी बात कह रहा था कि Hg से अभिक्रिया कराओ इसकी भाई। ओजोन की अभिक्रिया Hg से कराओ, मतलब सारी ऑक्सीकृत अभिक्रियाएं तुमसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान है। Hg से अभिक्रिया कराएंगे, काहे की? O3 की अभिक्रिया करा देंगे भाई, है कि नहीं? तो Hg की O3 से अभिक्रिया 2 भाग ले लीजिए, बात यहाँ पर बन जाएगी अपनी। तो ये क्या बना लेगा? इससे ये मर्क्यूरस ऑक्साइड बना देगा। इससे क्या बनाएगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड बना देगा। तो पहली बात तो ये अच्छी हो जाएगी। वही जो ऑक्सीजन निकलने वाला ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में ये यहाँ पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन लेगा तो बनाएगा Hg2O। ये बन जाएगा क्या? मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाएगा। और मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ अब प्लस 2 भाग O2 इसमें से निकल जाएगी। ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 29 आ जाते हैं। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 29 पर आएंगे। भाई बहुत बड़ा पेपर हो रहा है, वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत ढेर सारे यहाँ पर प्रश्न हैं और ढेर सारे प्रश्न हैं तो हम ढेर सारी मेहनत भी तो करेंगे तब काम चल पाएगा।
यहाँ पर जो प्रश्न आपका आ रहा है कि H2SO4 क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्वेश्चन दिखाएं आपको पहले हम, तब काम चले। ये क्वेश्चन है अरे भाई आ जाओ, ये क्वेश्चन है H2SO4 ऑक्सीकारक व निर्जली कारक है, स्पष्ट करो। दोनों बातें कह रहे, ऑक्सीकारक है और निर्जली कारक है। भाई ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीजन को निकलना चाहिए बस, और क्या, एक रिएक्शन दे देते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन निकल जाए तो मस्त है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है ये। चलो देखते हैं। H2SO4 रहा, और H2SO4 है, ये क्या करेगा, अपघटित होगा। अब जब अपघटित होगा तो यह क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और फिर क्या बना लेगा, और ये बना लेगा एक H2O बना लेगा, 2 1 3 4, और प्लस क्या बन जाएगा, एक नवजात ऑक्सीजन बन जाएगा। क्या ऑक्सीकारक तो है ही, है कि नहीं, यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही तो ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। तो ये बात देखो, ये बात हमने क्या तुमको उल्टा सीधा समझा दी, उल्टा सीधा समझाया नहीं, पेज मैंने उल्टा सीधा भाई रख दिया, ये बात ध्यान रखो। यहाँ पर क्या है, H2SO4 जो है एक ऑक्सीकारक है, ये कह रहे हैं ऑक्सीकारक, देख लिया क्यों, क्योंकि यहाँ नवजात ऑक्सीजन तुमको मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, ये कह रहा है एक निर्जली कारक भी है कि नहीं है। तो जब निर्जली कारक है निर्जली, तो भैया जल को निकाल दो तो हो जाएंगे निर्जली। अब एक रिएक्शन करा देते हैं, जैसे 2HI ले लिया, HI की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करा देते हैं, ठीक है। अगर हम HI की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा देते हैं तो देखो भाई क्या बनता है, I2 तो पहले से निकल के भाग खड़ा होगा, बात खत्म हो गई है, I2 निकल गया पहले। अब क्या आ रहा है, अब जो है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मतलब क्या है, यहाँ पर बन जाएगा 2H2 और 2 ऑक्सीजन इधर आ जाते हैं, ये भी बात खत्म, जल निकल गया, निर्जली कारक है, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, इसके साथ इसके साथ जो है हाँ, तो देखते हैं ये हम बता रहे थे कि यहाँ पर H2SO4 एक ऑक्सीकारक है। पहले अभी निर्जली कारक की बात ही नहीं करेंगे, पहले ऑक्सीकारक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात जब किया तो यहाँ पर हमको नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है, और नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है तो शायद हमने बोल दिया था, ये निर्जली कारक के लिए एक शब्द बोल दिया था, तो वो बात नहीं रहेगी। यहाँ पर जो शब्द रहेगा हमारा, हम ऑक्सीकारक की बात कर रहे थे, तो ये एक उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया था और मैंने कहे निर्जली कारक दिया था, हैं, नींद की अवस्था में, सॉरी। यहाँ पर देखते हैं H2SO4 जो है ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसकी अभिक्रिया जब हम इसके HI से कराएंगे, तो जब HI से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2H और 2H मिला के H2O बना देगा, और जो है यहाँ पर I2 निकल जाएगा, और यहाँ पर एक चीज़ और बन जाएगी, और वो हो जाएगी तुम्हारी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, 2 ऑक्सीजन लग जाएंगे, यहाँ से चुपके से बाहर लिख देते SO2 बन जाएगी। तो सॉरी, कहने में थोड़ी जल्दबाजी कर गए, तो यहाँ पर ये बात नहीं हम कहते हैं जो पहले था। ये दोनों जो अभिक्रियाएँ यहाँ पर आपने सीखी, ये इसका तो गुण बता रहे थे, ये निर्जली फिर बोल रहे ऑक्सीकारक है,
क्योंकि ये ऑक्सीजन परमाणु देता है, उसके लिए एक अभिक्रिया आपके पास आ गई, ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन परमाणु देता है। अब हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑक्सीकारक, इसके अंदर जो है ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है H2SO4 में। अब यहाँ पर भैया निर्जलीकारक कारक लिख देते हैं, निर्जली कारक, ये निर्जली कारक लिख देते हैं, है कि नहीं, ये निर्जली कारक लिख देते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो भी हमने ऑक्सीकारक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया था, ऐसा नहीं कहेंगे, निर्जली का ऑक्सीकारक ही कहेंगे, सॉरी, निर्जली कारक नहीं कहेंगे। अब जो इसके निर्जलीकरण का गुण जो है देते हैं, क्या होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया, मन जो है केंद्रित नहीं हो रहा है, तो सॉरी भाई इसके लिए। देखते हैं, चलो फ्रेश हो गए, आते हैं वीडियो पर अगली चीज़। अब जैसे यहाँ पर फार्मिक एसिड ले, निर्जली कारक में हम क्या कर लेते हैं, फार्मिक एसिड ले लेते हैं। उदाहरण में यहाँ पर जो है फार्मिक एसिड ले लिया, और फार्मिक एसिड की क्रिया हमने क्या करा लिया, H2SO4 के साथ करा ली। यहाँ पर फार्मिक एसिड में हमने H2SO4 मिला लिया। अब भाई जब फार्मिक एसिड के साथ जब हम H2SO4 मिलाएंगे तो ये जानते हो क्या भाई, निर्जलीकरण मतलब जल को या पृथक कर दे। यहाँ पर बात समझिए, वहाँ पर थोड़ी कहने में समस्या आ गई थी, वो एक जैसे शब्द थे तो ध्यान नहीं दे पाए, हम एक ही बात कह गए थे। तो यह काम क्या करेगा, इससे जो है ये जल को ग्रहण कर लेगा, और यहाँ पर इसने क्या किया, जल को अलग कर दिया, और जब जल को अलग कर दिया तो बचा CO + H2O। यहाँ से इसने जल को निकाल दिया। तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल से जल का शोषण कर लेता है, ऐसी बात हम कह देंगे, है कि नहीं। तो यह निर्जली कारक के रूप में इस्तेमाल इसका हम करते हैं, ये बात है सही। तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ये क्वेश्चन हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, अगले में, या इनको कराए जा चुके हैं प्रश्न, ऐसे कठिन भी नहीं है, आप लोग देख लेंगे, और ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो रिवीजन कर लेंगे। O3 की S तथा BaO2 से क्रिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लेंगे। SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको पढ़ना है इस लेसन के अंदर। H2SO4 द्विक्षारीय अम्ल है क्यों, इसको भी आपको पढ़ लेना है। मैं बोलता हूँ कि चलो नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं, तब तो ये काम हो पाएगा, अन्यथा हो नहीं पाएगा, और इसको समझाना मुझे पड़ जाएगा। थैंक यू।